बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ सुप्रीम कोर्ट से आपके सामने हाज़िर हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आज फिर मरियम नवाज़ ख़ान साहिबा। बहुत अहम तरीन हैपनिंग्स हुई हैं। माज़रत वीडियो नहीं कर पाया सुबह से अभी तक, लेकिन पहली वीडियो है, थोड़ी सी डिटेल्ड होगी लेकिन अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी अब जस्टिस नहीं रहे, चीफ़ जस्टिस नॉमिनेट हो चुके हैं और 26 तक वो जस्टिस रहेंगे और उसके बाद फिर चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी बन जाएंगे। आज उसके अलावा 2 जजेस का नाम और शामिल था, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह। दोनों जजेस को बाईपास करके जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ़ जस्टिस नामज़द किया गया। इसके क्या असरात होंगे, क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी जुडिशल कमीशन के अंदर, क्या तब्दीलियाँ आने के चांसेस हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, ख़ास तौर पर जिसको हेड करते हैं चीफ़ जस्टिस, और वो काउंसिल जो है शिकायत सुनती है आइनी इदारे के सरबराहान यानी ख़ास तौर पर जजेस के ख़िलाफ़ जो भी शिकायत आती हैं। अब यहाँ पर एक तैयारी जो हमें लग रही है कि एक ऐसी तलवार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की नई जो हैयत होगी उसके हवाले से एक लटक रही है जजेस के सरों के ऊपर। उसके बारे में ज़िक्र करेंगे और कौन कौन से जजेस जो हैं वो मेरे ख़्याल में या मेरी ज़ाती राय में उसका टारगेट बन सकते हैं फ्यूचर में, अगर ऐसा हुआ जिस तरह से मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक लग रहा है। मरियम से भी उस बारे में बात करेंगे। मरियम, एक तो ये बताइए कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर दोनों आज अदालतों के अंदर भी मौजूद रहे। शुरू में तो थोड़ा सीरियस माहौल नज़र आया दोनों जगहों पर, लेकिन बाद में मामला काफ़ी रिलैक्सिंग हो गया, कुछ कह के उनका तबादला भी हुआ और ख़ास तौर पर आइनी मामलात जो थे वो दोबारा वापस कहेंगे या शिफ्ट कर दिए, यानी कि आइनी बेंच की तरफ भिजवाने की जो आज डायरेक्शंस दी गई हैं जजेस की तरफ से, वो अब कोई रिस्पांस देख रही हैं सुप्रीम कोर्ट से या बस जो हो गया उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है? एक मुलाकात की ख़बरें भी आ रही हैं कि भाई नो रिक्यूज़ल, नो रेजिग्नेशन ऑन द कार्ड्स, वी विल प्ले टुगेदर। देखिए, वी विल प्ले टुगेदर हो सकता है, लेकिन उस सूरत में जब उनके पास कोई इख्तियार हो। यहाँ बहुत बड़ा मसला ये है कि इस वक्त जो पार्लियामेंट के पास सारे सवाबदीदी इख्तियारात रख दिए गए हैं या उनको हर तरह के मामले में मुदाखलत की इजाज़त दे दी गई है, उसके बाद ये कहना कि जजेस एक साथ प्ले करेंगे, ये कहना कि जजेस कोई बड़ा रिएक्शन दे सकते हैं या जजेस हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं, ये माजी की बातें हो गई हैं, अब ये मुमकिन नहीं रहा। एक और जो इसमें अहम तरीन मामला है वो ये भी है कि जो मौजूदा फौजी इस्टेब्लिशमेंट है जिसका ब्रेन चाइल्ड ये 26वीं आइनी तरमीम थी, उनकी ये 26वीं आइनी तरमीम करने के बाद अब हुकूमत का हर मामले में इंटरफेरेंस तो है, लेकिन हाँ जजेस को भी इस बात का इदराक है कि जो मौजूदा पूरा सिस्टम है इसमें से वो बाहर निकल कर तो नहीं लड़ सकते। ज़ाहिरी बात है, आप सिस्टम के अंदर रह कर ही जंग लड़ सकते हैं। ये वो सोच है जो मैं जस्टिस मंसूर अली शाह की राय के साथ ज़रूर मंसूब करूँगी कि जब नायब तरामीम का वो मुकदमा सुन रहे थे और उस वक्त इमरान खान की पार्टी ने रजीम चेंज के बाद इस्तीफ़े दे दिए थे पार्लियामेंट से, तो जस्टिस मंसूर अली शाह कंसिस्टेंटली ये कहा करते थे, तकरीबन 1.5 साल वो केस चला और वो हर समात पर कहते थे कि जब आप सिस्टम से ही निकल गए तो फिर आपका मुकदमा दायर करने का दावा कैसे, हक के दावा आपका कैसे है। बिल्कुल ऐसे तो ये वो सोच है, ये वो माइंडसेट है जो मुझे लगता है कि उनके अपने केस में भी मुकम्मल तौर पर लगता है कि भाई अगर आपने इस्तीफ़ा दे देना है और आपने सिस्टम से निकल जाना है, गो के अखलाकी तौर पर आपको उस पोजीशन में डाल दिया गया है कि आप इस्तीफ़ा दें, लेकिन अगर आप सिस्टम से निकल जाएंगे तो फिर सिस्टम के अंदर तो कोई बेहतरी या तंजीली हो आपका तो कोई उसके अंदर रोल नहीं रहेगा। उसके ऊपर बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि अगर गोल कीपर गोल के सामने खड़ा ही नहीं होगा तो जो मर्जी आएगा वो गोल करके चला जाएगा। तो गोल कीपर वाली जो जगह है वो अपनी सिक्योर रखनी पड़ेगी। बेशक डिफेंसिव ज़रूर हालात हो जाएं, लेकिन अपनी जगह जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए ताकि दूसरे किसी को मौका ना मिले। और फिर मरियम, आप एतराज़ भी नहीं कर सकते कि जी आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपने तो वो जगह छोड़ दी, आप तो उसमें शामिल ही नहीं हुए। ख़ास तौर पर जैसे कल की अगर हम बात करें तो पार्लिमानी कमेटी के अंदर तहरीक इंसाफ वाले शामिल नहीं हुए, उनको मनाने के लिए भी एक कमेटी बनाएगी लेकिन फिर भी वो शामिल नहीं हुए। कल को वो अगर कोई एतराज़ करे तो मेरे ख्याल में वो उनका एतराज़ बनता ही नहीं है कि अगर उन्होंने एतराज़ करना ही था कि वो बैठते। बेशक उनकी राय कम थी, उनके लोग कम थे, उनकी अक्सरियत नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी राय मैटर तो करती है कि भाई अपोजिशन ने कौन सी वजूहात सामने रखी हैं, रीज़निंग क्या दी है किसको लगाने की या किसी को ना लगाने की। तो उन्होंने भी कल अपना जो गोल कीपर है वो खड़ा नहीं किया,
और जिसके बाद फिर जाहिर है पहले बातें ये हो रही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह कंफर्म है, और ऐसे ज़राए से भी कंफर्म हो रहा था कि जहाँ पर बादल नखास्ता उनको खबरें देनी पड़ रही थी, मजबूरन ये कहना पड़ रहा था टीवी के ऊपर भी, बीपर के ऊपर भी, जो लोग हमेशा से तनकीद करते थे वो भी कह रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह हम खबर दे रहे हैं कि फ़ाइनल है। और फिर आखिर में रात को क्या होता है कि 8:30 के बाद जो कमेटी के अंदर हालात होते हैं, कमेटी के अंदर डिस्कशन होती है, उसमें यकसर हालात तब्दील हो जाते हैं। अच्छा मरियम, एक अब जस्टिस याहिया अफरीदी जब बैठे होंगे उसके बाद फिर अब प्रिजाइडिंग जज भी क्या वो ख़ुद हो सकते हैं या फिर बाकी सीनियर जजेस में से वो चूज़ कर सकते हैं, या फिर क्या सिलसिला होगा? जुडिशल कमीशन बनाएगा तो उसी आइनी बेंच और उसमें से सीनियर तरीन जाहिर है फिर जो है वो प्रिजाइडिंग जज होगा। लेकिन याहिया अफरीदी साहब के पास कितने सारे इख्तियारात होंगे इन सारे मामलात में? देखिए, जस्टिस याहिया अफरीदी क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं और उनके हवाले से भी वो जो ताकतवर हल्के हैं उनमें एक राय ये ज़रूर होगी कि बेशक जस्टिस याहिया अफरीदी जो भी है, या जैसे बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि नहीं मामलात तय थे, उनसे बात हो गई थी, वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, वो रिक्यूज़ नहीं करेंगे, वो बैठेंगे, चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल करेंगे, वो तो उन्होंने कर लिया। लेकिन फिर भी एक ऐसा जज जिसकी आज तक ये रही है, एक स्टेचर रहा है कि उन्होंने अच्छे फैसले भी दिए, उनके सख्त फैसले भी आए, उनका एक स्टांस प्रिडिक्टेबल भी है, तो फिर ये तो फौजी एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं गेस कर सकती ना कि उनके लिए सूट नहीं करता। एग्जैक्टली, तो उनको एक ऐसा शख्स चाहिए, उनको एक ऐसा बंदा ओहदे पर चाहिए, या कम से कम एक ताकतवर ओहदे पे जो कि आईनी बेंच के सरबराह का ओहदा होगा, उस पर उनको एक ऐसा शख्स चाहिए जो अक्ल समझ ना रखता हो। अगर उनको अक्ल समझ वाले पसंद होते तो इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होते और उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी बेहतरीन जज होते प्रिजाइडिंग जज के लिए, या सीनियर तरीन जिसको आईनी बेंच का सरबराह बनाना है, तो उन्होंने वो ऑप्शन जानबूझकर ख़त्म किया। अगर आप 26वीं आईनी तरमीम की बुनियाद देखें या उसका पूरे का पूरा जो डिज़ाइन है उसको देखें, तो आपको समझ आती है कि वो कुछ शख्सियात को बाहर करने, कुछ शख्सियात को सिस्टम का हिस्सा बनाने, कुछ शख्सियात की फरमाइशें पूरे करने, और कुछ के जो CV पिछले 1-1.5 साल में बाकायदा उनको साथ बिठा के, साथ मिलाकर, और फिर एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए उनको कमेटी में लाकर शामिल करके पेश की गई थी, उनके लिए ये बाकायदा बाय डिज़ाइन ऐसी तरामीम है। गो कि उसमें बहुत गलतियाँ हैं। जो आप बात करें कि जुडिशल कमीशन की हियत क्या होगी, तो जुडिशल कमीशन की साख्त ये देखिए कि अगर उसमें सरबराह चीफ जस्टिस है और अगर उसको आईनी अदालत का सरबराह बनाते हैं तो फिर तो एक पोस्ट खाली हो जाएगी, आप किस तरीके से उसको फिल करेंगे। फिर अगर आपने पहली मरतबा बैठकर आईनी बेंच बनाना है तो फिर वो जो सीनियर तरीन आईनी बेंच की सीट है जज की, उसमें कौन बैठेगा? अगर एक आईनी बेंच का मेंबर बैठकर आइंदा की जो आईनी बेंचेस होंगे वो बना रहा होगा, तो उस मेंबर की बाकी तमाम मेंबर्स पर एक सबकत होगी। तो ये, और फिर जब आप आईनी बेंच बना लेंगे और वो आईनी बेंच मुकदमात की समाअत करने लगेगा, तो उस आईनी बेंच के अंदर कैसे तय होगा कि कितने जजेस बैठेंगे, तो वो फुल कोर्ट होगी। अच्छा, ये तो आपने पूरी चार्जशीट दे दी आईनी तरमीम के खिलाफ ही। वो लोग तो खैर बातें कर ही रही हैं, ये 26वीं आईनी तरमीम को मजीद बेहतर बनाने के लिए फिर नई आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि दानिस्ता तौर पर जानबूझकर ये छोड़ी गई ये लूप होल्स ताकि 27वीं आईनी तरमीम की बुनियाद रखी जा सके। आपको क्या लगता है कि ये पिछले 2 महीने क्यों ना इसको कलअदम करार दे दे सुप्रीम कोर्ट, या कोई ऐसा सिस्टम हो आईनी बेंच बैठ के इसको कलअदम करार दे दे कि भाई ये जो आपने काम किया ये सिरे से गलत है और गलत को दोबारा ठीक करने के लिए सिर्फ एक बुनियाद पर कलअदम हो सकती है, और वो ये कि वो बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम ना हो। गो के वकला का ये कहना है, उनका ये मानना है, आज भी सीनियर वकला सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, वो ये कहते हैं कि कोई आईनी तरमीम जो जजेस तकर्रुरी का तरीक़ेकार है ना इंटरनेशनली भी, जिसको पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया, फिर हमने देखा कि बाद में 18वीं तरमीम के ज़रिए उसको तब्दील किया गया, उसमें ये दर्ज है कि जजेस लगाने का तरीक़ेकार आज़ादी अदलिया की आज़ादी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। तो जब आपने उस तरीक़ेकार को बदल दिया, उसमें पार्लियामान को इख्तियार दे दिया, अपने आइन का जो एक सतून है उसको आपने मनहूने मिन्नत कर दिया आइन के दूसरे सतून पे, बिल्कुल उसके सामने आपने उसको ताबे कर दिया उसके, तो उसके बाद आप मुझे बताएं कि आज़ाद अदलिया की तो बात नहीं हो रही है। अब इसमें जो हुकूमत है, यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर एक ये भी है कि जो आम तौर पर जो मुकदमात होते हैं, आप हैं, मैं हूँ, मैं साहिल हूँ, तो मैं हुकूमत ही के खिलाफ मुकदमा करूंगी ना। मुझे अगर मैं किसी मिसाल के तौर पर वर्स्ट केस सिनेरियो देखूं, मैं कत्ल के केस में पकड़ी जाती हूँ, तो मैं रियासत के खिलाफ मुकदमा करूंगी। उसी रियासत ने बैठकर तय करना है कि मेरे मुकदमे में जज कौन होगा। तो फिर आप मुझे बताइए कि मुझे इंसाफ क्या मिलेगा। तो ये वो मसला है, ये वो बातें हैं। एक अरसा लगा के इवॉल्व हुआ था हमारा कानून,
एक अरसा लगाकर हमारा जुडिशल सिस्टम एक नहज पर पहुंचा था, गो के उसमें खामियां थी, उनको ठीक करने की जरूरत थी, लेकिन उसके लिए उसको किसी और के ताबे करने। और इस मुल्क में तो कोई पार्लियामेंट है नहीं ना, इस मुल्क में सीधी सीधी फौजी एस्टेब्लिशमेंट है, बिल्कुल ऐसे ही है। ताबे करके तो आप सिस्टम नहीं चला सकते। और तो पार्लियामेंट भी सॉरी मरियम, जो पार्लियामेंट मौजूद है उसके पास अब उसकी अपनी लेजिटिमेसी के ऊपर सवालात हैं इस वक्त, जिनको दूर नहीं किया गया अभी तक, और जो उनको लाए हैं वही उनको लेकर बैठे हैं, एस्टेब्लिशमेंट चला रही है सब कुछ। इसमें क्या शक है? आप 26वीं आईनी अच्छा, वो मुझे ना इस बात से मुझे याद है क्योंकि चीफ जस्टिस, नाज़रीन वो बड़ा दिलचस्प एक जुमला मेरे जहन में आ रहा है कि चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म की मर्ज़ी से होगा, वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की मर्ज़ी से होगा और आर्मी चीफ अमेरिका की मर्ज़ी से होगा। तो ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का टोटल ढांचा। बहरहाल आगे चलते हैं। आखिरी और नेक्स्ट टॉपिक जो था वो मेरे आज जो चीज़ें ये पढ़ रहे थे चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को नॉमिनेट किए जाने के बाद, तो एक सवाल ये भी पैदा होता था कि भाई अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत सुनती है उसके अंदर कौन बैठेगा, क्योंकि अब थर्ड नंबर पर जो थे वो चीफ जस्टिस बन गए हैं। पहले क्या होता था कि जो सीनियर तरीन जज होते थे वो चीफ जस्टिस बनते थे और उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद उनके नेक्स्ट जो दो सीनियर तरीन जजेस होते थे उनको काउंसिल के अंदर शामिल किया जाता था और वो जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत सुनते थे। जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ शिकायत चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में मंसूर साहब, मुनीब साहब और बाकी जो दो हाई कोर्ट के दो सीनियर तरीन चीफ जस्टिस होंगे उन्होंने सुनी थी। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर 5 मेंबरान जो हैं वो होते हैं, उसको चेयर करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पर अगर आप सोचें कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन होते हैं तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर उसकी जो तश्कील है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि कौन कौन शामिल होगा, ज़रा गौर कीजिएगा अल्फाज के ऊपर। कानूनी बात यह है कि द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी याह्या अफरीदी, फिर लिखा है द 2 नेक्स्ट मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी चीफ जस्टिस के बाद नेक्स्ट जो 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर हिस्सा होंगे। यानी कि अब क्या सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि मंसूर साहब और मुनीब साहब को बाईपास करके याह्या साहब के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बनाया जाएगा। और फिर मरियम, आपको क्या नज़र आता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें भी अक्सरियत जो है वो एक दूसरे यानी कि पलड़ा जो है वो दूसरा भारी हो जाता है, और अगर अमीनुद्दीन साहब बैठे होंगे, याह्या साहब उसको चेयर कर रहे होंगे, उसके बाद जमाल खान मंदोखेल साहब बैठे हैं और सीनियर तरीन जज जो हाई कोर्ट से आएंगे उनमें 2 पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब का नाम मैं भूल रहा हूँ, सॉरी, इश्तियाक इब्राहिम साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब। तो ये अनमोल हीरे जहाँ पर बैठे होंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जजेस के खिलाफ जो शिकायत आएंगी वो किस तरह से डिसाइड होंगी। और यहाँ पर भी 26वीं आईनी तरमीम में ये भी डिफ़ाइन नहीं किया गया कि क्या जो मोस्ट सीनियर तरीन जजेस हैं 2 जिनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया वो क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से भी आउट होंगे। ये बड़ा एक अहम तरीन सवाल है। बहुत सारे जजेस इसमें निशाना बन सकते हैं। हुकूमत किसी के खिलाफ भी रेफरेंस रहा है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बैठे, अब तो ये जजेस की छुट्टी होना शुरू हो जाएगी। देखिए आसान तरीका है ना, सीधी बात है, जब आपने रास्ता खोला, एक मरतबा दरवाज़ा खोला और पार्लियामेंट को या बराह रास्त फौजी इस्टेब्लिशमेंट को इजाज़त दी कि वो आए बार बार मुदाखलत करे, तो फिर ये सब तो होना था। अब ये भी होगा, ज़ाहिर है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इससे पहले कौन सा कोई बहुत मेरिट फॉलो होता था। गो के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने दौर में कोशिश की कि वो उसको एक्टिव रखें, जस्टिस मज़ाहिर नकवी को फारिग किया गया, दीगर भी जो केसेस थे उनको निपटाया गया, लेकिन ये इतना आसान और सीधा मामला नहीं है। जो एक मरतबा हो गया वो अब दोबारा, तब तो चले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा थे, तनकीद होती थी, तनकीद को सहते थे, कोई और तरीक़ेकार था, लेकिन अब आइंदा उनके दौर में फिर भी वो जो भी दावा करते थे, उनकी जो साथ मेजॉरिटी बैठती थी जजेस की, देखे पहले जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जस्टिस अमीर भट्टी थे, फिर उनके साथ उस वक्त जो काउंसिल थी उसमें जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अब मौजूदा जस्टिस नईम अख्तर अफगान है वो थे। तो ये जो वहाँ पर जो हियत थी वो मुख्तलिफ थी, जस्टिस सरदार तारिक थे। अब सिचुएशन ये है कि भाई आपके अपने वो सारे लोग जिनके ऊपर वैसे ही क्रिटिसिज्म होता रहता है। अब देखें ना, आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में आईनी तरमीम के खिलाफ मुकदमा था, उसको उन्होंने हंस खेल कर खारिज कर दिया कि अब तो वो रिडंडेंट हो गया। तो जब आपके वो 100/100 मार्क्स लेने वाले फौजी इस्टेब्लिशमेंट के सामने वो जजेस आप लाकर बिठाएंगे इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो हमें भी पता है, आपको भी पता है, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर आज नहीं इनके रास्ते से हटते, जो गो के उन्होंने उनको उस पोजीशन में डाल दिए कि भाई आप इस्तीफे दो, आप घर जाओ, लेकिन
और कोई रीज़न नहीं है कॉम्पिटेंस के ऊपर या उनकी किसी भी तरह के कहीं भी नहीं मेरिट है। के ऊपर उन पे कोई एतराज़ नहीं है, तो अब आपने उनको उस सिवाय सिचुएशन काजी में फायज डाला है। ईसा साहब के सिर्फ वो कहते हैं कि जी बाकी तमाम जजेस गलत फैसले लिखते हैं, जैसा मैं सोचता हूँ, जैसे मैं फैसले वो लिखता अक्ले हूँ कुल हैं, वैसे अक्ले क्यों नहीं कुल फैसले और लिखे बाकियों जाते। के बारे में मुख्तलिफ थोड़ी सी राय और फिर हमें वो लेके अपने देनी चाहिए। फैसलों के अंदर नाम लेके जजेस का लिखते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने फैसलों पर नज़रसानी करेंगे और जैसा कि मैं सोच रहा हूं वैसे फैसले लिखेंगे। ये बड़ा ही अजीब काम है। और हसन अजहर रिजवी साहब का नोट भी था, उसमें भी उन्होंने भी ये चीज़ कही है कि इस तरह चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को बड़ी अखलाकियात सिखाई हैं, लेकिन माजरत के साथ वो अखलाकियात वो- उसको सिखाई जाती है जो सीखना चाहते हैं और जो अपने अपने नरगिसियत से बाहर निकलते हैं। जो शख्स नहीं निकलता उसके बारे में आप नहीं कह सकते कुछ भी। बहरहाल ये रवैया अफसोसनाक है। जजेस अपना माइंड अप्लाई करते हैं, रीजनिंग देते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक चीज़ों को लेकर आगे चलते हैं और उनके आइन और कानून को पढ़ने का तरीका उनका अपना होता है, क्योंकि वो रीज़न भी साथ साथ लिखते हैं। तो कोई दूसरा जज इस तरह से नाम लेके कहे तो जाहिर है वो फिर एक अजीब मामला ज़रूर होता खैर है। सुप्रीम कोर्ट में मेरा ख्याल है कि नेम एंड शेम का एरा शायद अब ख़त्म हो गया है, अब बात आगे बढ़ेगी। नेम एंड शेम भी नहीं, खामखा के पॉइंट स्कोरिंग और अब ये ये सब भी कुछ है। मुझे लगता है कि अब शायद एहतराम से चीज़ें मैं आगे बढ़ेंगी। मैं तो इसको मरियम पहले दिन से सहूलतकारी का नाम देता हूँ कि भाई आप किसी और को खुश करने के लिए, किसी और को फ़ायदा पहुँचाने, देखिए, सीधी बात किसी है, का कमर- नैरेटिव सीधी- बिल्ड सीधी- करने के सीधी लिए। बात है, जाने वाले चीफ जस्टिस हैं और उनके ऊपर तनकीद करने के लिए अभी हमारे पास 2-3 दिन हैं, सिर्फ 2-3 दिन बाकी हैं। 2-3 दिन 3 दिन शायद बाकी उसके है। बाद आप हमसे उनका नाम ना सुने क्योंकि वो जा चुके होंगे, फिर बात लेकिन करने हम का क्या फ़ायदा। लेकिन उन्होंने बाकायदा इन 26वीं आईनी तरमीम का ग्राउंड बना कर दिया। उन्होंने इंतखाबात की तारीख थी, उन्होंने उसके बाद जो पोस्ट रिगिंग थी उसमें ट्रिब्यूनल्स का मामला हो, मखसूस नशिस्तों का मामला हो, इंतखाबात से पहले 62(1) के तहत अच्छा ताहियात प्री तहरीक पोल भी खत्म करना हो। लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे, नहीं दी गई, बल्ला छीन लिया, वो नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद डिक्लेयर आरोज कर के दिया, किसी ने मामले नहीं पर पूछा। आरोज लगा दिए गए इससे ब्यूरोक्रेसी से जो खुद मातहत होते हैं हुकूमत के, और हुकूमत फिर जैसा चाहे मर्जी करती। बहरहाल हमने नताइज देखे तो देख अब वो लिए। पूरा ग्राउंड बनाकर दिया। उस ग्राउंड बनाकर देने के बाद अब जो कुछ हुआ वो भी सामने है और अब जाते जाते भी जस्टिस मंसूर अली शाह के किरदार को मुतनाज़ करने की हर मुमकिन कोशिश की। कभी उनके पीछे अपनी मीडिया टीम भेज कर किया, कभी अब फैसलों के जरिए बराह रास्त कर दिया। तो ये सब कल बड़ा हैरान कुन था कि उन्होंने जिस तरह से टारगेट किया और खैर चीजें। मेरे लिए तो बिल्कुल हैरान कुन नहीं था। वो जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, अगर उनको थोड़ा भी एहसास होता और वो अच्छा, एहसानात याद होते ना जो उनके ऊपर किए गए थे, तो वो ये ना करते। अच्छा मरियम, मुझे एक और ये बताइए, ये जजेस का कोई दिमागी चेकअप सालाना होता है, कोई मेडिकल कोई चीज़ें कि यार एक बंदा फिट भी है या नहीं? क्योंकि उसने देखे, ये जेन्युइन बात कर रहा हूँ मैं, किसी को टारगेट नहीं कर रहा मादरत के साथ। चीफ जस्टिस बनने के बाद पाकिस्तान की तारीख है मुतअद्दिद लोग पागल हुए, लेकिन फिर उसके बाद वो जब चीफ जस्टिस होता है तो चीफ जस्टिस का ओहदा इतना बड़ा है, उसका मेडिकल चेकअप तो क्या आप कौन उसके पूछे करीब नहीं भटक सकते। तो जाहिर है ये मसाइल हैं और अब देखते हैं। हमें दुआ करनी चाहिए। जस्टिस याया अफरीदी तो रिलक्टेंट है, मीडिया से भी ज़रा दूर है, सुना है देखते भी नहीं है और असल में नहीं देखते। वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा वाला देखना नहीं है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से मामलात चलते हैं। अगले आने वाले दिनों में हमें अच्छे की उम्मीद रख के आगे चलना चाहिए, जो हो अच्छा हो। बहुत शुक्रिया मरियम नवाज़ खान साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।